नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। काफ़ी दिन से मैंने आपको बताया हुआ था कि बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग मुझे इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कशन करना है और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा। समझा दूँगा आपको एक एक टॉपिक कि क्या पढ़ना है, क्या अब पढ़ना है, क्या पहले पढ़ना पड़ता था, उसके बीच के अंतर को भी देखेंगे। क्या मुख्य रूप से परिवर्तन आया बीपीएससी में सिलेबस में, उसे भी देखेंगे हम लोग। आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग होगा और इसी सप्ताह से फिर से जो अपना चल रहा था मेंस का लेक्चर जो चल रहा था उसे फिर से हम लोग शुरू कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों का बिहार एसआई एग्ज़ाम था, इसलिए मैंने उसे रोका हुआ था। एसआई का एग्ज़ाम लगभग में हो गया है, इसीलिए अब फिर से हम लोग शुरू कर लेंगे मेंस का। 71 मेंस की अगर हम लोग बात करें तो अप्रैल लास्ट में होगा। पिछले साल जिस समय में हुआ था 25 से 30 अप्रैल के बीच में, उसी समय इस बार भी होगा आपका। और 72 बीपीएससी का नोटिफिकेशन जो है वो 30 मई के आसपास में इस बार भी आएगा और एग्ज़ाम आपका उसी समय सितंबर में फिर से होगा। तो यानी कि अगर देखा जाए आपके पास है पूरा सब कुछ पढ़ने के लिए, तो आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन 20 जनवरी है। 20 जनवरी से लेकर के 20 मई तक का समय है आपके पास। उसके बाद तो जब प्रीलिम के एक बार डेट आ जाता है तो रिवीजन प्रैक्टिस दो ही चीज़ें की जाती है। इसको ज़रा समझेंगे। उस समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बिहार एसआई का ही बताने वाला हूँ। बिहार एसआई के पहले एग्ज़ाम, जब पहली पाली की एग्ज़ाम हुई तो उसके बाद जब बच्चे निकले तो मैसेज कॉल उन्होंने मुझे भी किए, जबकि मैं बिहार एसआई के लिए पढ़ाता तो नहीं हूँ, कि सेम चीज़ें वही चीज़ें कि जहाँ से पढ़ के गए थे वहाँ से आया ही नहीं। बहुत सारे बड़े बड़े फेमस टीचर्स लोगों का सेट मार करके गए थे, अलग अलग उनका आता है कोर्स, वो सब करके गए थे। उन्होंने गारंटी ली हुई थी कि मेरे 500 में से कर लो, मेरे 1000 में से कर लो, उसी में से आएगा। कुछ भी रिलेवेंट नहीं बताऊंगा, इसी से जोड़ करके मैं आपको समझाऊंगा। जब भी कोई इस तरह की गारंटी लेता है ना कि 500 सवाल कर लो उसी में से आएगा, वो भी प्रीलिम जैसी चीज़ों में, तो या तो वो आपसे झूठ बोल रहा होता है या तो वो पेपर सेट करने वाला होता है और उसे पता हो कि मैंने जो पेपर सेट किया है वही आएगा। तो इसमें मैक्सिमम चांस वही होता है कि झूठ बोलने वाला होता है, क्योंकि पेपर सेट करने वाले तो कोचिंग नहीं चलाते हैं और बच्चे उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं आसानी से। फिर आप बोलते हैं कि फलाने सर ने बताया लेकिन उसमें से आया नहीं। ये इसी कंडीशन में होता है जब आप आंख मूंद करके किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं और आसानी से आपको विश्वास दिला दिया जाता है। चूँकि उनका बहुत सारे उनके चैनल पर लोग मौजूद होते हैं, भीड़ होती है वहाँ पर, इसलिए आपको लगता है कि हाँ यही सही जगह है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमेशा ही सिलेबस को फॉलो करना चाहिए और स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है पढ़ने का उसे फॉलो करना चाहिए। सवाल उसी में से आते हैं 100%। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो मैं आज आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, जो मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा उसी में से सवाल आएंगे, सिलेबस में से ही आएगा। कोई मैं जो आपको एक एक सवाल में दिखा दूंगा उसी में से आएगा, इसकी कोई गारंटी कभी भी नहीं होती। गारंटी किस चीज़ की होती है? सिलेबस की। सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा और उसी में से सवाल आएगा, सिलेबस में से सवाल आएगा 100%। ये तो मैं गारंटी ज़रूर ले सकता हूँ। तो किसी बुक में से आए ना आए, सिलेबस में से ही आता है। जो स्टैंडर्ड तरीका है, एनसीईआरटी है, जो टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक जो अच्छे हैं उसे पढ़िए, उसी में से सवाल आते हैं हर साल। ठीक है, किसी मास्टर के पढ़ाए हुए में से सारे सवाल अगर आ जाएंगे तब तो फिर क्या ही मतलब बनता है एग्ज़ाम का, मुझे बताइएगा। ज़रा समझने का प्रयास कीजिए। आजकल के समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जिसके बदौलत आसानी से बच्चों को मूर्ख बनाया जाता है और बन भी जाते हैं। ज़रा देखिए 70 बीपीएससी में क्या सवाल पूछा गया था इकोनॉमिक्स में से, और 71 में क्या पूछा जा सकता है, इसकी संभावनाओं को देखेंगे। 69 में क्या पूछा गया था और 68 में क्या पूछा गया था। बीपीएससी पे मेंस पेपर GS2 में 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है ये पॉलिटी का होता है। दूसरा सेक्शन जो होता है इसमें इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी होता है। तीसरा सेक्शन जो होता है इसमें साइंस एंड टेक और करंट अफेयर, या फिर आप डिजास्टर मैनेजमेंट कह सकते हैं, जिसमें एक सवाल जलवायु, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट इत्यादि से आते हैं। जो सेक्शन दूसरा है इसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी है। इन दोनों को साथ में इसलिए रखा गया है क्योंकि बीपीएससी मेंस में कई बार इकोनॉमिक्स को ज्योग्राफी से जोड़ करके पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, जैसे बिहार की खनिज है, तो खनिज तो ज्योग्राफी में आता है, लेकिन बीपीएससी मेंस में जो है उसको पूछा जाता है इस तरह से कि खनिज संपदा का बिहार के आर्थिक विकास में क्या योगदान है। इकोनॉमिक्स भी हो गया और यहाँ पर साथ में ही क्या हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर को हम दोनों जगह पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में हम डेटा के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं,
वहीं पर ज्योग्राफी में हम उसको भूगोल के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं कि कहाँ पर कौन सी कृषि होती है। अब इसको उन्होंने बीपीएससी मेंस में GS2 में पूछा इकोनॉमिक्स सेक्शन में कि 4 भागों में बांट दिया गया बिहार के एरिया को, और पूछा गया किस एरिया में किस प्रकार की कृषि होती है, क्या उसके लाभ हैं, आर्थिक लाभ क्या हैं, क्या चुनौतियां हैं इत्यादि सब। यानी कि क्या हो गया, फिर से ज्योग्राफी को उन्होंने इकोनॉमिक्स के साथ में पूछा हुआ है। इस प्रकार से जैसे मैंग्रोव है, मैंग्रोव का आपने नाम सुना होगा, जो लवन वाले क्षेत्रों में उगते हैं, खासतौर से समुद्र किनारे में, जैसे सुंदरी मैंग्रोव है, सुंदरवन है, मैंग्रोवों का वन है। तो उसी प्रकार से जैसे मैंग्रोव है, तो मैंग्रोव का देखिए उन्होंने क्या पूछा हुआ है, आर्थिक लाभों का वर्णन कीजिए। क्या पूछा है, इकोनॉमिक बेनिफिट इसके क्या हो सकते हैं। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, इकोनॉमिक बेनिफिट उसके क्या हो सकते हैं। अब मुझे बताइए, मैंग्रोव तो आप केवल पढ़ करके जाते हैं कि क्या होता है, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट पढ़ते हैं क्या आप? लेकिन उसी प्रकार से ज्योग्राफी को उन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेट करके पूछा हुआ है। जैसे भारत प्रमुख मिलेट खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, ये तो प्योर ज्योग्राफी का प्रश्न हो गया, विशुद्ध ज्योग्राफी का प्रश्न हो गया। लेकिन कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि श्रीफल इत्यादि को लेकर के भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, जो योजनाएं हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अर्थात 2 सब्जेक्ट जो है वो मेंस के दृष्टिकोण से वो एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, क्योंकि दोनों को रिलेट करके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए, अभी तक नहीं पूछा लेकिन पूछ ले कि मानसून का आर्थिक क्या है भाई हमारे लिए महत्व। तो भारत के बजट को तो मानसून का जुआ कहा जाता है। तो यानी कि क्या हो गया, मानसून आपको पहले आपसे सवाल पूछ सकता है, सवाल के 2 हिस्से बना दीजिए, मानसून क्या है, भारत में इसके आर्थिक सामाजिक पहलुओं को बताएं। तो पहला सेक्शन ज्योग्राफी हो गया, मानसून क्या है। दूसरा क्या है, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल, इसके क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, उसे बताना है। यानी कि आपको स्पष्ट दिख रहा है कि क्या पूछा है उन्होंने। इकोनॉमिक्स को उन्होंने ज्योग्राफी एंड बाकी चीज़ों से, करंट से जोड़ करके पूछा हुआ है। जैसे एक सवाल और है, पहले मैं सवाल दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग सिलेबस पर देखिए सवाल क्या है कि मखाना, फॉक्स सीड्स जिसे कहा जाता है, लोटस सीड्स की फसल की खेती के लिए उपयुक्त पारिस्थितिक स्थितियों की व्याख्या करें। क्या बोला है पहले कि किस प्रकार की कंडीशन में मखाने की खेती हो सकती है। पिछले साल बजट के दौरान जब मखाने को लेकर के बोर्ड का गठन किया गया था, तो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया था ये चैनल पर बजट के दौरान कि भाई मखाने को पढ़ करके जाइए, इसके जो उत्पादन के लिए उपयुक्त वातावरण चाहिए होता है वो आपसे प्रीलिम में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है। और देखिए मेंस में पूछा हुआ है कि कौन सी परिस्थितियाँ चाहिए। परिस्थिति का मतलब कितने दिन इसकी फसल रहती है, कितने क्या क्या उसको कितना पानी चाहिए होता है, कितना लंबा अवधि चाहिए होता है पकने के लिए, इसी को कहा जाता है परिस्थिति। उसको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, कब उसे निकाला जाता है, निकालने के बाद के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, परिस्थितियाँ उससे पूछा गया है आपसे कि किस प्रकार के इकोलॉजिकल कंडीशन में मखाने का फसल जो है वो तैयार होता है। इसके उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं। अब ये तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बजट में मखाना बोर्ड का गठन किया गया था, तो बजट के दौरान मैंने पढ़ाया था कि सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई है, एक्सपोर्ट के लिए बात की गई है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की बात की गई है। अर्थात 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। पहला क्या है, पहला हिस्सा ज्योग्राफी है कि मखाने के उत्पादन के लिए कौन कौन से कंडीशन चाहिए, ये भूगोल में पढ़ते हैं हम लोग। और दूसरा क्या है उसका कि भाई इसके लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, तो उसमें योजनाएं पढ़ते हैं। देखिए इसका फिर से उदाहरण हो गया, ये विशुद्ध रूप से हो गया इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी को जो इंटीग्रेट करके सवाल पूछे जाते हैं, वो यहीं से इसी प्रकार के सवाल आते हैं। एक और सवाल देखिए क्या है, भारत के 4 सबसे बड़े महानगरीय शहरों क्षेत्र में और उनके आसपास ऑटोमोबाइल उद्योग की वृद्धि और विकास पर चर्चा कीजिए। उद्योग हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, याद होगा आपको, पढ़ते हैं ज्योग्राफी में किस नदी के किनारे में कौन कौन से शहर स्थित हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से उद्योग स्थित हैं, खनिज संपदा के अगल बगल में कौन से उद्योग स्थित हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया भाई ज्योग्राफी का पोर्शन जहाँ पर हम उद्योग धंधों को पढ़ते हैं। वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इकोनॉमिक्स में भी हम लोग उद्योगों को पढ़ते हैं, जहाँ पर आपसे पूछा जाए वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास जैसे ही आ गया, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों ही आपसे पूछा जाए। डिस्कस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन एंड अराउंड 4 लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी रीजन्स ऑफ इंडिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। फिर से क्या हो गया, फिर से दोनों ही चीज़ें हैं, भूगोल भी है और इसमें
अर्थव्यवस्था का भी हिस्सा जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से एक सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधनों में अधिक समृद्ध हैं, उनको भूवैज्ञानिक संरचना संबंधित उत्खनन व खनन गतिविधियों के संबंध में। ये तो ज्योग्राफी का लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल हो गया, ये विशुद्ध ज्योग्राफी है। इसी प्रकार से देखिए क्या है, भारत के जलोढ़ और पूरोढ़ डिलुवियन मृदा के बीच स्पष्ट अंतर स्पष्ट करना है। उदाहरण के साथ उनकी निर्माण प्रक्रिया, विशेषता और वितरण पैटर्न की व्याख्या करें। ये किसका सवाल हो गया? तो ये कंप्लीट ज्योग्राफी का सवाल हो गया। इसी प्रकार से एक सवाल है, बिहार से जनसंख्या के पलायन के कारण, परिणाम और जनसंख्या को स्थिर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के बारे में चर्चा करना। ये भी लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल था। पलायन के कारण आपसे पूछे गए, तो कारण में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक सभी प्रकार के कारण आते हैं। जैसे भौगोलिक कारण में आता है कि भाई बाढ़ आ गई बहुत ज़्यादा, तो इसके कारण से पलायन करना पड़ा लोगों को, तो ये भौगोलिक कारण में से एक में आता है। आपको दिख रहे हैं कि किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। अब जरा एक और सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिकी और आर्थिक लाभों की जांच उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए। ये लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए परिस्थिति क्या चाहिए? एग्जामिन द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विथ सुटेबल एग्जाम्पल। पहला पूछा है उत्पादन की परिस्थिति, और दूसरा पूछा है कि भाई आर्थिक लाभ। तो परिस्थिति किस में पड़ते भाई, कहाँ कहाँ पर सोलर एनर्जी ज़्यादा प्राप्त हो सकता है? तो उत्तर भारत के मैदान, दक्षिण भारत के मैदान। उत्तर भारत में ठीक है, ठंड के दौरान में थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन पश्चिम भारत में वर्षा भी कम होती है, वहाँ पर सूरज भी साल भर दिखता है, ठंड भी कम पड़ती है, जिसके कारण से अच्छी वहाँ पर सोलर उत्पादन हो सकती है भाई, है ना। और इसके आर्थिक लाभ आपसे पूछे गए हैं, यानी कि फिर से इसमें इकोनॉमिक्स आ गया, क्या क्या आर्थिक लाभ हो सकता है सोलर उत्पादन का। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का फिर से ज्योग्राफी से जोड़ करके सवाल। जब मैं 71 बीपीएससी क्लासिकल टेस्ट लेता हूँ, इकोनॉमिक्स ही चल रहा है, तो उसमें इसी प्रकार के सवाल मैं डालता हूँ जो थोड़ा सा लीक से हट करके होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि पहले जो सवाल आते थे अब उस पर बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले मैं अंतर आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको टॉपिक दूंगा सबसे अंत में। ज़रूरी नहीं कि पहले किस प्रकार के सवाल आते थे, गरीबी क्या है, गरीबी को परिभाषित कीजिए, गरीबी से जुड़े समितियों के बारे में बताइए, ये सवाल आते थे। आजकल क्या आते हैं कि हाल ही में HDI या असमानता रिपोर्ट जारी किए गए हैं, उसके बारे में बताएं। तो डायरेक्ट गरीबी नहीं पूछा उन्होंने, उससे जुड़े हुए टॉपिक जो चर्चा में है, रिपोर्ट जो चर्चा में है, वो आपसे पूछा जाएगा। पहले कारण प्रभाव में पेपर ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब जो है उसे करंट को ज्योग्राफी से या करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जाता है, सेम टॉपिक को। जैसे बेरोजगारी है, अब आजकल के दौर में कोई बेरोजगारी पूछेगा तो सीधा सीधा सिंपल सा बेरोजगारी पूछे, वो तो सब कर ले जाएंगे, लेकिन आपसे पूछेगा AI जनित बेरोजगारी क्या है। बीपीएससी इस मामले में बहुत आगे है। मेंस के सवाल बहुत शानदार बनाती बीपीएससी, खासतौर से GS2 पेपर के। देखिए 6 A नंबर सवाल जो है कितना शानदार सवाल है। जनसंख्या स्थिर करने के लिए उठाए गए कदम और उपायों की चर्चा कीजिए कौन कौन से पलायन को रोकने के लिए बिहार सरकार काम कर रही है। डिलुवियन सॉइल तो बहुत सारे बच्चों ने सुना भी नहीं था एग्जाम से पहले, ये बीपीएससी के सवाल हैं। तो यानी कि पुराने ढर्रे पर अगर आप केवल बजट और इनकी योजनाएं पढ़ करके चले जाएंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उन्होंने ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स के साथ में जोड़ करके पूछा हुआ है, क्योंकि दोनों का सेक्शन एक ही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये 69 का है, भारतीय मानसून तंत्र है। भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या है? फिर से एनर्जी सेक्टर से एक सवाल आया। एनर्जी सेक्टर से बार बार सवाल आ रहा है, भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत बताएं। और फिर से आपसे ये ज्योग्राफी का सवाल पूछा गया है। पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए, देश में इसके भविष्य का विश्लेषण कीजिए। 8 नंबर का सवाल है, उसमें बोल रहा है विश्लेषण कीजिए। जब मैं शॉर्ट फॉर्मेट में सवाल देता हूँ, मैं बोलता हूँ विश्लेषण कीजिए। आप सकारात्मक, नकारात्मक, समाधान, उपाय, अपने थॉट सब लिखिए। तो वहाँ पर बच्चों को लगता है कैसे क्या लिखेंगे इतना छोटे में। आपके एग्ज़ाम में पूछा है, मैं क्या करूँ। ये तो जातिगत जनगणना जो हुआ तो बिहार से, उससे पूछा गया। 69 का सवाल है भारत को प्रमुख भौगोलिक विभाग में विभाजित कीजिए तथा उत्तर
उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जैसे बिहार के राज्य की भूमि सम्मिलित हो। ये बिहार के मैदानी भाग की बात कर रहा है, मैदानी भाग के वर्णन की बात कर रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। पहला हिस्सा हो गया कि बिहार की जलवायु किस कारणों से प्रभावित होती है। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन ये बनाया गया बिहार सरकार के द्वारा, को किस प्रकार से कितने भागों में विभाजित किया गया है, जहां साल में कितने मौसम पाए जाते हैं, इन मौसम की कृषि पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, सब है इसमें, करंट भी है, एक ही सवाल में सब उन्होंने दे दिया कि करो जो करना है आपको। इसी प्रकार से एक और शानदार सा सवाल पूछा था जो कोर इकोनॉमिक्स का सवाल था कि भारतीय नियोजन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के ट्रिकल डाउन सिद्धांत और इसके प्रमुख तत्व, लाभ, सीमाओं और आलोचनाओं का स्पष्ट कीजिए। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या था, ये आर्थिक नियोजन से सवाल है जिससे आज मैंने सवाल दिया है। इकोनॉमिक्स का पहला सवाल दिया है मैंने आज, पहले जो 1 दिसंबर से शुरू हुआ था उन लोगों को। और इकोनॉमिक्स में क्या पूछा है, नियोजन से सवाल पूछा गया है। नियोजन यानी कि प्लानिंग से सवाल पूछा गया है ये, ठीक है। तो आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा 2 ही साल का पेपर देख के, हालांकि आप चाहें तो 68 का भी देख सकते हैं, उसमें योजनाएं और इसी प्रकार ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को जोड़ करके उन्होंने सवाल पूछे हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को जोड़कर जितने भी आप सवालों का प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, उसी से सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। अब यहाँ से सिलेबस ज़रा शुरू है, ध्यानपूर्वक देखिएगा सिलेबस को, एक एक टॉपिक को देखिएगा। ये मैं PDF भी शेयर कर दूंगा आपके साथ में, और कृपया PDF को भी आप अपने पास रखिएगा, डाउनलोड करके इसको प्रिंट करा करके सामने रखना चाहिए। हमेशा ही सिलेबस को ऑफलाइन में मतलब कि हार्ड कॉपी में अपने पास में रखना चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है पढ़ने के दौरान ना, बिना सिलेबस के कोई कैसे पढ़ेगा। पहला टॉपिक देखिए, पंचवर्षीय योजना भले लिखा हुआ है लेकिन दरअसल में ये टॉपिक क्या है, इसको कहा जाता है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन तात्पर्य इकोनॉमिक प्लानिंग, इसको कहा जाता है आर्थिक नियोजन कहा जाता है। जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे ट्रिकल डाउन थ्योरी का जो सवाल था वो यहीं से पूछा गया था। कोई भी किताब ले सकते, सोर्स क्या रखें, कोई भी किताब, कई सारे बच्चे रमेश सिंह पढ़ते हैं, पढ़िए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिटेल है लेकिन कोई बात नहीं, पढ़िए। इकोनॉमिक्स क्विक बुक जो इकोनॉमिक्स की आती है दृष्टि IAS की, मैं उसके बारे में हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि वो पढ़िए। वो सब यहीं से पूछा गया था, ट्रिकल डाउन थ्योरी इत्यादि जो है वो यहीं से पूछा जाता है। पहला टॉपिक है इसका नीति आयोग, पहले हुआ करता था योजना आयोग, तो नीति आयोग को जरूर पढ़िएगा। और सहकारी संघवाद, यानी कि सहकारी संघवाद क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, किताब वही है दृष्टि IAS की क्विक इकोनॉमिक्स एंड रमेश सिंह की किताब जो आती है, उन दोनों में से कोई भी एक पढ़िए, परफेक्ट है। नीति आयोग और सहकारी संघवाद से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। अब जब भी नीति आयोग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, नीति आयोग क्या है, उसकी संरचना क्या है, DSO का मेंस याद कीजिए, उसमें नीति आयोग के संरचना से जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे। तो ऐसे ही तो पढ़ाई की जाती है, और कैसे की जाती है, मतलब प्रीलिम के लिए अलग पढ़ेंगे क्या, 6 महीने प्रैक्टिस होती है प्रीलिम के लिए अलग, और रिवीजन होता है, पढ़ाई एक ही होती है। तो नीति आयोग जब आप इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे ना तो आपका प्रीलिम के लिए नीति आयोग तैयार हो जाएगा। प्रीलिम में पूछ सकता है नीति आयोग, कौन उसके अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। CEO कौन है वर्तमान में, उसकी बॉडी संरचना क्या होती है, कौन कौन सी टीम होती है, एक टीम इंडिया होती, दूसरी कौन सी होती है, कौन कौन शामिल होते हैं, तो ये संरचना आपको पढ़ना पड़ता है। अब मेंस के दृष्टिकोण से क्या पढ़ेंगे, तो नीति आयोग के द्वारा कुछ प्रमुख रिपोर्ट वगैरह जारी किए जाते हैं। न्यूज़पेपर को ध्यान में रखा कीजिए, न्यूज़पेपर जब भी नीति आयोग के रिपोर्ट वगैरह चर्चा में आते हैं उसे पढ़ लिया, बात खत्म। नीति आयोग है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम जैसे चीज़ें हैं, राज्यों की रैंकिंग वगैरह जारी की जाती वो है। विजन इंडिया है, विजन इंडिया पंचवर्षीय योजनाओं की जगह भारत सरकार का दीर्घकालिक विजन और आर्थिक लाभ, जैसे भारत सरकार ने क्या किया कि पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया और उसकी जगह पर क्या कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, जैसे विजन इंडिया @2047, जिससे हम क्या कहते हैं, अमृत भारत मिशन 2047, विकसित भारत जिसे कहा जाता है, 2047 तक देश को विकसित करना है। बिहार का विकास मॉडल क्या है, केंद्रीय योजनाओं के साथ में 7 निश्चय की योजना 1, 2, 3 समन्वय और विकेंद्रीकृत योजनाएं जो हैं इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। इसे ही कहा जाता है सबसे बेसिक टॉपिक में से क्या है एक, तो ये है आपका आर्थिक नियोजन, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो 5 ईयर प्लानिंग को डिटेल में पढ़ा जाता है। 5 ईयर प्लानिंग से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, आर्थिक नियोजन
आर्थिक नियोजन, नीति आयोग, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एक मैंने उदाहरण दिया है जो नीति आयोग का है। ऐसे और भी कुछ कुछ उसके कार्यक्रम है, जैसे अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का है, जिससे 68 बीपीएससी मेंस में सवाल पूछा गया है। मैं दिखाऊंगा, देखिए 68 बीपीएससी मेंस का ये पेपर है। ये देखिए अटल इनोवेशन मिशन से सवाल पूछा गया, अर्थात नीति आयोग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे जुड़ी हुई योजनाएं और उसके जुड़े हुए इनिशिएटिव, उसके रिपोर्ट, उसके जो कार्यक्रम हैं उनसे सवाल पूछा जाता है। जैसे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जो है ये भी नीति आयोग से जुड़ा हुआ है सवाल, इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए आपको। ये भी उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, यानी कि आर्थिक नियोजन और नियोजन के लिए जो बनी हुई एजेंसी है, खासतौर से नीति आयोग जो है, उससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं, चलते हैं और कौन कौन से टॉपिक थे भाई। पहला तो ये हो गया आर्थिक नियोजन, जिसमें आपको बताया मैंने पंचवर्षीय योजना इत्यादि पूछे जाते हैं। दूसरा है पॉवर्टी, गरीबी। अब गरीबी जो है, एक तो सामान्य सा सवाल हो गया, गरीबी क्या है, गरीबी से जुड़े हुए कुछ समितियों की चर्चा कीजिए। भारत में गरीबी की परिभाषा क्या है, भारत में गरीबी हाल ही में कम, जैसे कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आया था कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में भारत में भारी कमी देखी गई है। तो उसके क्या कारण है, क्यों कमी देखी गई है भाई, क्यों कमी हुई है एक्सट्रीम पॉवर्टी में, एक्सट्रीम पॉवर्टी होता क्या है, बिहार में एक्सट्रीम पॉवर्टी का क्या रेशियो है, इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। गरीबी क्या है, सिंपल सा जो पहले सवाल पूछा जाता तो उसके पूछने की संभावनाएं कम हो गई हैं, संभावना लेकिन कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है, नीति आयोग की रिपोर्ट, बिहार में गरीबी में कमी इत्यादि के रुझान जो सरकार के आंकड़े आते हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। कोविड के बाद रुझान, महामारी, मुद्रास्फीति का प्रभाव और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, गरीबी से जुड़ी हुई योजनाएं, जैसे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम वन हेल्थ जो अभी चलाया गया है, उसके अलावा आयुष्मान भारत है, रसोई को लेकर के है, बिजली को लेकर के है, ये सब योजनाएं आपसे जोड़ करके पूछी जा सकती हैं। अब अगर इसी संबंध में कोई रिपोर्ट आ जाती, जैसे अर्बन पॉवर्टी को लेकर के रिपोर्ट आई थी, जिससे बताया गया था कि शहरों में भी गरीबी बनी हुई है। हाल ही में एक्सट्रीम पॉवर्टी को लेकर के रिपोर्ट आई है, जिससे बताया गया एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होता है। WHO ने पॉवर्टी के डेफिनेशन में भी चेंजेस किए हैं, तो वहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी, असमानता। इसको लेकर के जो रिपोर्ट वगैरह आती हैं, जैसे ऑक्सफैम विश्व असमानता रिपोर्ट, क्या क्या है उसमें, कौन सी चीज़ें हैं, क्षेत्रीय असमानता क्या है, भारत में असमानता के कारण क्या है, जैसे डिजिटल असमानता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे जुड़े हुए सवाल 68 बीपीएससी में पूछे गए हैं। GS1 में उन्होंने पूछा था, मोबाइल इंटरनेट के असमानता से जुड़े हुए ट्राई के रिपोर्ट से सवाल पूछा था, लेकिन वो भी इनइक्वालिटी में ही आएगा। तो समानता चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो जातिगत हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, किसी प्रकार का असमानता है, क्षेत्रीय असमानता है, तो उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। असमानता का ही एक परिणाम होता है क्या, जिसे कहा जाता है पलायन। क्यों बिहार से बाहर लोग आते हैं, क्योंकि असमान विकास हुआ देश का। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई इत्यादि तो विकसित हो गए, अहमदाबाद, लेकिन बिहार और यूपी विकसित नहीं हो पाए, जिसके कारण वहाँ से भारी संख्या में लोग जो हैं वो बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं। तो इसमें क्षेत्रीय असमानता, विकसित राज्य और बिहार के प्रति व्यक्ति आय इत्यादि, डिजिटल अंतर, डिजिटल डिवाइड जिसे कहा जाता है आजकल, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसे भी पढ़ेंगे, जब भी रिपोर्ट वगैरह इससे जुड़े हुए चर्चा में आती है तो उसे ज़रूर पढ़ना होता है। नेक्स्ट है बेरोजगारी, AI जनित बेरोजगारी। अब बेरोजगारी के आजकल के कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण जो बताया जाता है वो AI जनित बेरोजगारी है। आपने सुना होगा कि हर जगह, हर न्यूज़पेपर में चर्चा में रहता है, इसलिए AI जनित बेरोजगारी को ज़रूर पढ़ करके जाएं। बीपीएससी यहाँ से सवाल पूछ सकती है। जैसे सिंपल से बेरोजगारी से अगर सवाल पूछेगी तो कर ले जाएंगे कि बेरोजगारी क्या है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, ये तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछे कि AI जनित बेरोजगारी क्या है, क्यों यह जनरेट हो रहा है और क्या इसके समाधान है, क्या इसके प्रभाव है, तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। इसलिए AI जनित बेरोजगारी। अब इसी में कुछ कुछ और चीज़ें भी ऐड हो गई हैं। कौशल अंतर और री स्किलिंग, जैसे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो मैंने परसों ही पढ़ा है, 10 वर्ष हुआ है। स्किल इंडिया डिजिटल और भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स, जैसे एक और है टॉपिक गिग इकोनॉमी जिसे कहा जाता है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स का उदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता को लेकर के कोड भी लाया गया है, जिसको कहा जाता है, हाल ही में मजदूरों के लिए भी एक कोड लाया गया है। तो वो सब के सब एक ही टॉपिक में हैं, बेरोजगारी, रोजगार में ही वो सब के सब आ जाते हैं। गिग वर्कर्स का 31 दिसंबर 2025 को सबसे बड़ा आज तक का उनका स्ट्राइक था, तो वो मैंने पढ़ाया था गिग वर्कर्स के बारे में, तो वहाँ से भी आपसे सवाल बन सकते हैं। तो गिग वर्कर्स क्या हैं,
आजकल के दौर में क्विक इकोनॉमिक्स क्या है, जिसको कहा जाता है क्विक कॉमर्स क्या है, किस प्रकार से काम करता है, तो ये भी टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब बेरोजगारी और उसी से जुड़े हुए टॉपिक में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एलपीजी रिफॉर्म के बारे में घूम फिर करके सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इम्पैक्ट क्या पड़े हैं, इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आजकल चल रहा है ग्लोबलाइजेशन बनाम प्रोटेक्शनिज्म, मतलब कि संरक्षणवाद जिसको कहा जाता है। जैसे ट्रंप की जो टैरिफ की नीति है, ईयू का जो कार्बन टैक्स है, या भारत सरकार का जो कुछ प्रावधान है कि अमेरिकी एग्रीकल्चर कंपनियों पर 30% टैक्स लगाना, ये सब संरक्षणवाद का उदाहरण है। आप अपने मार्केट को बचाना चाहते हैं और ग्लोबलाइजेशन का अपोज कर रहे हैं आप। तो ग्लोबलाइजेशन बनाम संरक्षणवाद, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मुद्दा में है आजकल, तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। टैरिफ इत्यादि जो चीज़ें हैं वो यही है। ठीक है। रणनीतिक विनिवेश, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, निजीकरण, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इत्यादि जो भारत सरकार और नीति आयोग की योजनाएं हैं, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, जिसमें चाइना +1 का रणनीति चल रहा है, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें की जाती ग्लोबल सप्लाई को बना करके रखने के लिए। जैसे पैक्स सिलिका हाल ही में साइन किया गया है, जिसे भारत को भी इनवाइट किया गया था। पैक्स सिलिका क्या है, तो पूरे दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स और इसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्बाध सप्लाई के लिए चाइना के अलावा ये एक रणनीति बनाई गई, जिसको पैक्स सिलिका का नाम दिया गया है। तो वो आपसे करेंट अफेयर में और यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने का वह एक प्रयास है कि पूरा विश्व एक मार्केट है, क्यों ना आगे बढ़ें। नेक्स्ट एक टॉपिक है बैंकिंग सुधार और एनपीए। अब अगर जैसे चर्चा में रहता है, जैसे कुछ दिन पहले ही आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी जिसको कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 15 वर्षों में सबसे कम हाल के दिनों में ही एनपीए हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हुआ है। तो क्यों नहीं पूछेगा वो सवाल आपसे कि एनपीए क्या होता है, मुझे बताइए। बैंकिंग सेक्टर में किस प्रकार से रिफॉर्म हुए हैं, क्यों भारत की बैंकिंग में जो है वो सुधार की ओर बढ़ रही है, क्या उसके लाभ हैं, ये सब कुछ पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। तो ये हो गया आपका उसी टॉपिक से सवाल जहाँ से बैंक इत्यादि में सवाल पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एमएसएमई, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी, निर्यात, आयात इत्यादि सवाल। विनिर्माण सेक्टर जैसे पीएलआई योजना, मेक इन इंडिया योजना, इन सब योजनाओं से सवाल पूछे जाते हैं। सनराइज सेक्टर भी हैं कुछ जैसे हरित ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी में सोलर आता है, जिससे जुड़े हुए सवाल मैंने अभी आपको दिखाए। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन इत्यादि जो हैं, इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। बिहार की अर्थव्यवस्था अगर हम लोग बात करें तो बिहार राष्ट्रीय औसत बनाम बिहार की वृद्धि और इसके कारण कि बिहार में वृद्धि जो हो रहा है किस कारण से हो रहा है। बिहार की जो ज्योग्राफी है, जैसे बिहार की खनिज संसाधन, बिहार के एग्रीकल्चर, उसका बिहार की इकोनॉमी में क्या योगदान है, उससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर सोलर एनर्जी कहाँ पर लगाया जा सकता है, उसके आर्थिक पहलू क्या हो सकते हैं, उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। एआई क्या है, एआई को बढ़ावा देने का आर्थिक महत्व क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। देश की अर्थव्यवस्था में एआई किस प्रकार से मदद कर सकता है, ये पूछा जा सकता है। बिहार की महिलाओं को अगर बिहार सरकार बढ़ावा दे रही है तो उसका आर्थिक प्रभाव क्या हो सकता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। समझ में आ रही है आपको चीज़ें। प्रवासन और लघु उद्योग के मुद्दे हैं, रिवर्स माइग्रेशन का प्रभाव और स्थानीय रोजगार सृजन के लिए बिहार सरकार या भारत सरकार को क्या क्या करने चाहिए, इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। जनांशिकी लाभांश, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, युवा आबादी और मानव संसाधन विकास से भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बिहार सरकार की योजनाएं और बजट को अगर हम लोग देखेंगे तो 7 निश्चय, यहाँ पर तो 2.0 लिखा हुआ है, लेकिन 2.0 के अलावा 7 निश्चय 3 भी अब लॉन्च कर दिया गया है। तो उससे जुड़े हुए सवाल भी आपसे बिहार सरकार से संबंधित पूछे जा सकते हैं, जैसे युवा शक्ति, महिला सशक्तिकरण, इरिगेशन, जाति आधारित जनगणना जो बिहार में हुआ था, लेकिन उससे एक सवाल 68 में उन्होंने पूछ लिया है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े, आरक्षण नीति का आर्थिक प्रभाव जो है, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। पूंजीगत व्यय, चूँकि बिहार सरकार पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के मामले में सबसे बेहतर है। बजट अभी आएगा ही फरवरी के बाद, तो उसके में हम लोग पढ़ेंगे ही फरवरी में कि भाई बिहार सरकार किस प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, क्या लाभ हैं उसके,
क्या क्या चीज़ें खर्च कर रही है, कहाँ पर कर रही है, तो बिहार सरकार से जुड़े हुए एक सवाल पूछे जाते हैं। रिसोर्स और एग्रीकल्चर को हम लोग देखें तो नए खनिज भंडार जैसे जमुई, रोहतास, भागलपुर इत्यादि में कई सारे खनिज भंडार हैं, उसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है, वहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं। खनिज नीति जो बिहार सरकार की है उससे भी सवाल आते हैं। उद्योग धंधों को भी खनिज संपदाओं से जोड़ करके एक सवाल पूछा जाता है। एग्रीकल्चर जो रोड मैप है वो इथेनॉल नीति, बाढ़ और सूखा प्रबंधन, नदियों को जोड़ना और राज्य की जो एग्रीकल्चर है जैसे मक्का, गन्ना, मखाना, जलवायु अनुकूल कृषि, इन सब टॉपिक से भी सवाल बनते हैं जो बिहार बीपीएससी में पूछा जाता है। जल जीवन हरियाली मिशन अगर ये चर्चा में रहती है तो वहाँ से सवाल बनता है। फिर भी आपको पता होना चाहिए जल जीवन हरियाली मिशन क्या है, क्योंकि मेंस में अभी तक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक एक भी बार सवाल नहीं पूछा है, अब पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो लास्ट है, भारत में कृषि, एमएसपी क्या है, किसानों की मांग, स्वामीनाथन आयोग, और प्राकृतिक कृषि क्या होता है, पीएम प्रणाम योजना क्या है, नैनो यूरिया क्या है, एग्रीटेक के बारे में सवाल पूछा जा सकता है जैसे किसान ड्रोन दीदी, ई नाम, कृषि का डिजिटलीकरण, ये टॉपिक हैं जहाँ से सवाल बनते हैं। ये तो सारे टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये तो सारे टॉपिक हैं। ये तो बाकी अभी जो चर्चा में है उनमें से भी कुछ टॉपिक हैं जिसे मैं बता देता हूँ। जैसे सब्सिडरी क्या होता है, आजकल डेली ही न्यूज़पेपर में चर्चा में रहता है। डीबीटी क्या है, मनरेगा आजकल चर्चा में था इसलिए मैंने डाला हुआ है। अमृत भारत @2047, मनरेगा इसलिए डाला है क्योंकि जी राम जी बिल लाया गया है इसलिए उसे डाला है। अमृत भारत @2047 क्योंकि अब 5 ईयर प्लानिंग जो है वो बंद हो गई है, इसलिए अमृत भारत जैसी योजनाएं जो हैं वो आपसे पूछी जाएंगी, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं का समय अब 2017 तक था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक था, उसके बाद से पंचवर्षीय योजनाओं को ख़त्म कर दिया गया, इसलिए अब उसकी जगह पर अमृत भारत @2047 जैसी पहल जो है यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें और भी टॉपिक हो सकते हैं जैसे पीएम गति शक्ति है, एसडीजी, इंडिया इंडेक्स इत्यादि, ये सब टॉपिक हैं। वैश्विक संस्थान जैसे नीति आयोग, आईएमएफ और उसके अलावा विश्व बैंक इत्यादि जो हैं इनसे सवाल बनते हैं कभी कभार। तो ये वो बड़े टॉपिक हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं बंधुओं। इन टॉपिक के अलावा जो मैंने आपको टॉपिक की डायमेंशन बताए हैं इसके कारण से ही इतना सारा बन गया, नहीं तो मैं बेरोज़गारी बोल करके चुप हो जाता, फिर एआई जनित बेरोज़गारी आता तो मैं आपको बोलता क्वेश्चन में ऐसे ही वीडियो बना करके कि मैंने तो बेरोज़गारी बताया था। एआई जनित बेरोज़गारी पूछ रहे थे, ये तो आपकी गलती है ना, पढ़ के जाना चाहिए था आपको, है ना। तो वही हाल होता एसआई वाला कि सबको बताया लेकिन आया ही नहीं उसमें से। मास्टर साहब तो बहुत फेमस हैं लेकिन उनके पढ़ाए हुए में से नहीं आ रहा है, तो ये वाला सिस्टम हो जाता। उसी से बचने के लिए इतना एक्सप्लेन करके मैंने 32 मिनट बताया आपको। आई होप आपको पसंद में आया होगा। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा बंधुओं, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस के अनुसार पढ़िएगा। किसी गेस्ट पेपर, कोई मास्टर का घुटी, बहुत बड़े मास्टर का, कोई 30 मार्क खान का, कुछ भी आ जाएगा, आपको बोलेंगे ये पढ़ लो, पास हो टेस्ट सीरीज, किसी भी चीज़ पर नहीं, ओनली सिलेबस, वही आपको बचाएगा और कुछ नहीं बचाएगा आपको। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। सिलेबस कंप्लीट कीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए 71, 72, जिसमें चाहेंगे उसमें रिजल्ट होगा आपका। मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।